जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। घटना चक्र के द्वारा शुरू किए गए विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला के तहत आज का हमारा टॉपिक होगा कोशिका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग कोशिका से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हों चाहे कॉन्सेप्ट लेवल पे हों, सारे प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो आपके सामने यही है कि कोशिका क्या है, या हम कह सकते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थात कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका क्या है। ठीक है, तो कोशिका को समझने के लिए हम लोग कोशिका सिद्धांत के आधार पर कोशिका को समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, इसके विषय में जान लीजिए कि इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था। पहले थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो स्लाइडेन के द्वारा और स्वान के द्वारा। ठीक है, अब आइए देखिए, स्लाइडेन ये वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, अर्थात ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे, जबकि स्वान जो है ये जीवशास्त्री थे। ठीक है, अर्थात ये जीव वैज्ञानिक थे। तो ये जीव वैज्ञानिक स्वान और वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन, ये दोनों लोग मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और इसी कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया था, अपने कोशिका सिद्धांत में ही सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने ही ये बताया था कि धरती पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, धरती पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुआ है। धरती पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुआ है। ठीक है, दूसरे लाइन में इन्होंने बताया अपने दूसरे पॉइंट में कि जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। और अपने तीसरे सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, लेकिन एक दूसरे से मिलकर कार्य करती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है लेकिन एक दूसरे से मिलकर कार्य करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि धरती पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष के रूप में हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है।
ठीक है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, अर्थात इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुआ है। इसका मतलब है कि इस लाइन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या है कि अगर प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है, इसका मतलब कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, अर्थात संरचना की सबसे छोटी इकाई ये क्या है, ये कोशिका है। जैसे किसी मकान की अगर हम संरचनात्मक इकाई की बात करें तो कोई भी मकान अगर बना है तो उस मकान की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है, तो उस मकान का निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ है। अर्थात वहां पर उस मकान की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई ईंटें हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है तो इसका मतलब हमारे शरीर का संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका के विषय में इतना तो स्पष्ट हो गया कि यह संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरे कथन में इन्होंने कहा है कि जीव एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं। अर्थात कुछ जीव धरती पर ऐसे भी हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका के द्वारा पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, विषाणु की, पैरामीशियम। ठीक है, तो अमीबा, विषाणु, पैरामीशियम ये कुछ इस प्रकार के जीव हैं जिनके पूरी शरीर का निर्माण में केवल एक ही कोशिका का योगदान होता है। अर्थात उसी एक कोशिका में इनके पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया अपने कोशिका सिद्धांत में कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बहुकोशिकी होते हैं। जैसे इसमें हम शामिल करते हैं मनुष्य को, कुत्ता को, हाथी को, बिल्ली को, घोड़े को। अर्थात वे सभी जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंख से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे छिपकली हुआ। ठीक, तो ये सारे जीव जिन्हें हम नग्न आंख से स्वतंत्र रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसे जीव को हम बहुकोशिकी कहते हैं। अर्थात उनके शरीर के निर्माण में असंख्य या लाखों कोशिकाओं का योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीव बहुकोशिकी और एक कोशिकी दोनों रूप में हो सकते हैं। और तीसरे कथन का जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे शरीर में 1 लाख कोशिका है तो 1 लाख कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, अर्थात अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होने का मतलब अगर हमारे शरीर में किसी भी कारणवश बीमारी की अवस्था में अथवा अपनी आयु पूरी होने की अवस्था में अगर किसी भी एक कोशिका की मृत्यु होती है तो इससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि केवल वही कोशिका मर रही है। ठीक है, स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि जीवित और मृत अवस्था में सभी कोशिकाएं स्वतंत्र हैं। अर्थात एक कोशिका के मरने का मतलब है कि एक कोशिका मर रही है, सभी कोशिकाएं एक साथ नहीं मरती, ना ही सभी एक साथ जन्म लेती हैं, ना ही सभी एक साथ मरती हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। अर्थात अगर आपस में ये जुड़ी रहती, इस तरह से कनेक्टिविटी रहता है इनका, तो कनेक्टिविटी होने का मतलब जैसे अगर इस लाइन को अगर हम यहाँ से देखें कि ए और बी एक रेखा है, ए और बी एक रेखा, तो अगर हम यहाँ से इस रेखा को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी रेखा डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ए और बी के साथ सी और डी एक रेखा और जुड़ रही है तो यहाँ पर ए और बी को अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो सी और डी अखंड है, अर्थात इसमें कोई खंडन नहीं हुआ है। उसी प्रकार से कोशिका भी है कि यहाँ से अगर ए और बी को एक कोशिका माने और सी और डी को दूसरी कोशिका माने तो यहाँ पर ए और बी के टूटने का मतलब ये नहीं है कि सी और डी भी खंडित हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी कोशिकाएं स्वतंत्र है। अर्थात एक कोशिका के मरने से केवल एक कोशिका नष्ट होती है और एक कोशिका के जन्म लेने से केवल एक ही नई कोशिका बनती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसी में स्पष्ट किया है कि सभी कोशिकाएं स्वतंत्र तो होती हैं लेकिन एक दूसरे से मिलकर कार्य करती हैं। तो एक दूसरे से मिलकर कार्य करने का मतलब क्या है कि जैसे इस समय हम हाथ से के द्वारा अगर मान लीजिए कि अपनी उंगलियों से यहाँ पर लिखने का कार्य कर रहे हैं तो लिखने के कार्य में केवल उंगली की ही कोशिका शामिल नहीं है, बल्कि इस हाथ में कंधे से लेकर उंगली तक जितनी कोशिकाएं से ये पूरा हाथ निर्मित हुआ है, अर्थात हमारे हाथ में उंगली से लेकर कंधे तक जितनी कोशिकाएं हैं लिखने में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए लिख रही हैं। क्योंकि केवल उंगली से लिखने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि उंगली की ही कोशिका एक्टिव
एक्टिव है। यहाँ कंधे से लेकर उंगली तक की कोशिका एक्टिव होगी तभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम उंगली को उठाते हैं यहाँ से तो कंधे से लेकर यहाँ तक का हाथ हमारा एक्टिव हो जाता है, मूवमेंट में आता है। तो इसका तात्पर्य है कि सभी कोशिकाएं स्वतंत्र तो हैं, लेकिन जब कार्य करती हैं तो सभी कोशिकाएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं, मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस तीसरे कथन का निष्कर्ष क्या है? इस तीसरे कथन के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कोशिका जीव की कार्यात्मक इकाई भी होता है। ठीक है, कोशिका जीव की कार्यात्मक इकाई भी होता है, अर्थात कार्य करने की भी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो यहाँ से कोशिका के विषय में स्पष्ट हुआ कि कोशिका क्या है। तो कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? ये कोशिका है, अर्थात कार्य करने के लिए भी कोशिका ही जिम्मेदार है और निर्माण करने के लिए भी कोशिका ही जिम्मेदार है। क्लियर हुआ कोशिका क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और जंतु शास्त्री स्वान के द्वारा किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है इसे भी याद रखिएगा कि जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। धरती पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से हुआ है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है लेकिन एक दूसरे से मिलकर कार्य करती है। ठीक है, तो ये इनके जो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत जो भी बातें बताई हैं उसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इस कोशिका की जो खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता ये हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिका के विषय में हम लोगों ने क्या देखा कि कोशिका के विषय में हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें कि कोशिका के विषय में अगले प्रश्न पर कि कोशिकीय संरचना, अर्थात किसी भी जीव में जितनी कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से उस जीव का निर्माण हुआ है, उसकी संरचनागत विशेषता क्या है। ठीक है, तो आइए इनके संरचनागत विशेषता की बात करें हम लोग कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। तो देखिए, अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात जंतुओं की कोशिका की संरचना अलग होगी और पादप कोशिका की संरचना अलग होगी। ठीक है, अब इस जंतु कोशिका को देखा जाए तो यहाँ से कोशिका कुल दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ से यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, तो कोशिका के प्रकार में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसकी संरचना का देखने का प्रयास करेंगे। अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका अर्थात सेल। ठीक, कोशिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस केंद्रक, और केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली।
ठीक है। और यहाँ से कोशिका और कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के मध्य में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है। अब यहाँ से प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक को आप देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी, इसके मध्य में जो द्रव्य भरा होगा उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका से जो इसकी भिन्नता होती है, मुख्य भिन्नता क्या है, मुख्य असमानता क्या है, यहाँ पर देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। तो अगर केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा तो ऐसी स्थिति में क्या है, केंद्रक झिल्ली को अगर हम एक बाउंड्री वाल्व से तुलना करें, ठीक है, अर्थात किसी जमीन के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल्व हम लगाते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लाट है, इस प्लाट की सीमा रेखा को अगर हम स्पष्ट कर दें, एक बाउंड्री वाल के द्वारा इसकी सीमा रेखा को स्पष्ट कर दें, तब तो ये स्पष्ट है कि बाउंड्री वाल के अंदर जो जमीन है ये पूरी की पूरी एक मालिक की है, ये हमारी है। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम सीमा रेखा का स्पष्ट न करें तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम इसकी सीमा रेखा को अतिक्रमण भी कर सकते हैं, दूसरे के जमीन में भी जा सकते हैं, अतिक्रमण हो सकता है क्योंकि हमारा कोई बाउंड्री वाल्व नहीं है। तो उसके चारों तरफ जहां तक हमारा विस्तार कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं कि जितनी भी जमीन होगी हम उसका विस्तार वहां तक अपना कर सकते हैं, क्योंकि कोई बाउंड्री लाइन के द्वारा हमको रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए पड़ोसी की जो जमीन है वो हमसे ज़्यादा बाहुबली है तो वो भी हमारे में अतिक्रमण कर सकता है, अर्थात हमारी जो सीमा रेखा है यही संकुचित हो सकती है। अर्थात या तो पड़ोसी हमारे में अतिक्रमण करके हमको संकुचित एरिया में सीमित कर देगा, अथवा हम पड़ोसी में अतिक्रमण करके अपनी सीमा रेखा का विस्तार कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ से अगर कोई चारों तरफ कोई केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाएगा तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि या तो यहाँ पर केंद्रक बिंदुवत आकृति में दिखाई देता है, अथवा केंद्रक का जो वाल्व होता है वो वाल्व कोशिका के चारों तरफ उसी के घेरे पर ही सीमित हो जाता है, अर्थात कोशिका और केंद्रक की दीवार एक हो जाती है। ठीक है, या तो बिंदुवत होगा या तो कोशिका और केंद्रक की दीवार एक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोशिका की दीवार अर्थात ये कोशिका है और इसी के ऊपर केंद्रक का भी विस्तार अर्थात ओवरलैप कर जाए तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से केंद्रक को नहीं देख सकते, क्योंकि कोशिका की दीवार और केंद्रक की दीवार एक हो गई है। तो हमको देखने में स्पष्ट ये हो ही नहीं रहा है कि ये केंद्रक और कोशिका दोनों की दीवार इस पर ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से केंद्रक तो होता है लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। इसका मतलब इसमें केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को संरचना समझ में आया। अब हम देखते हैं पादप कोशिका में। पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका ये भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, एक कोशिका हो गई है, कोशिका, कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक होगा,
ठीक। लेकिन यह केंद्रक मध्य में न होकर परिधि के पास होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए, जो जंतु कोशिका होती है यूकैरियोटिक, उसमें केंद्रक मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किनारे परिधि के पास पाया जाता है। तो यहाँ पर जो केंद्रक हमने मध्य में बनाया है यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में, वही केंद्रक यहाँ पादप कोशिका में परिधि के पास दिखाई देगा, और इसके चारों तरफ भी एक केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। अर्थात ये संरचना हुआ केंद्रक और ये हुआ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ अगर देखा जाए कोशिका है, कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए कोशिका, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, इसके चारों तरफ, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक आवरण और पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तो उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिका के मध्य, जंतु कोशिका के मध्य विभाजक रेखा का कार्य करती है। ठीक है। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अगर अंतर पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? पहला अंतर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जो कि पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। दूसरा, केंद्रक के स्तर पर अगर देखा जाए तो जंतु कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक मध्य में पाया जाता है वही कोशिका पादप कोशिका में, वही केंद्रक पादप कोशिका में परिधि के पास किनारे पाया जाता है। ठीक है। ये दो अंतर हुए, यहाँ से दोनों स्पष्ट हुआ। अब इस कोशिका भित्ति के निर्माण की बात किया जाए कि कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसका निर्माण कहाँ कैसे होता है। ठीक है। तो इसके निर्माण की बात किया जाए तो यहाँ से अगर हम देखें, हरे पौधे और शैवाल, हरे पौधे और शैवाल में ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हरे पौधे और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हरे पौधे और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु और कवक, अर्थात जीवाणु और कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसका निर्माण काइटिन से होता है, इसका निर्माण काइटिन से होता है। ठीक है। अर्थात शैवाल और हरे पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है, जबकि जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन से होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम जंतु कोशिका में बात करें तो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली का निर्माण ये प्रोटीन और वसा, जिसे लिपिड भी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन और वसा से होता है, किसमें? अर्थात कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है, कोशिका के चारों तरफ स्थित सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होगा वो प्रोटीन और वसा अर्थात लिपिड से होता है। ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, दो द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अर्थात जीव द्रव्य जो होता है दो भागों में बटा होता है, पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रक द्रव्य। ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए अगर कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो यह जीव द्रव्य जो होता है इसे कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कहा जाता है, प्राणदायक पदार्थ कहा जाता है। ठीक
ठीक है। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी भी कोशिका से उसके जीवद्रव्य को निकाल लिया जाए तो कोशिका डेड हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है। और ये जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, इस जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि कोशिका का प्राणदायक पदार्थ किसे कहेंगे? तो कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अंग्रेजी में इसी जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि केंद्रक द्रव को न्यूक्लियस प्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो जीवद्रव ये कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है। और जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बताया है कि प्रत्येक कोशिका में या तो स्पष्ट या तो अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसा कि यूकैरियोटिक की बात करें तो अस्पष्ट केंद्रक, जबकि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो अस्पष्ट केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है और पादप कोशिका में भी है। तो कोशिका के इस केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक के खोजकर्ता, ठीक है। तो कोशिका के इस केंद्रक के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं और कोशिका के में स्थित केंद्रक के खोजकर्ता ये रॉबर्ट ब्राउन हैं। इसे याद रखिएगा दोनों का, अर्थात कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक और कोशिका में स्थित केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब ये केंद्रक करता क्या है? तो केंद्रक के कार्य के विषय में अगर देखा जाए, केंद्रक का कार्य, ठीक है, तो केंद्रक करता क्या है? केंद्रक का मुख्य कार्य जो होता है कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण, कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण, ठीक है, कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। अर्थात जो हमने आपको बताया है कोशिका सिद्धांत में कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है लेकिन एक दूसरे से मिलकर कार्य करती है। तो यह जो मिलकर कार्य करती है तो वो किसका कार्य है? वो केंद्रक का कार्य है। अर्थात केंद्रक ही अपनी कोशिका को एक्टिव करता है कि जो कार्य आपको दिया गया है वो कार्य आप सुचारू ढंग से करें। तो सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र केंद्रक में होता है और इस केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके कोशिकीय संरचना से पूछा जा सकता है, ठीक। तो कोशिका संरचना में आप लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, मध्य में होता है और अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। यह दूसरा चीज कि जो जंतु कोशिका होगी उसमें केंद्रक मध्य में पाया जाता है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक परिधि के पास पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका भित्ति का निर्माण शैवाल और हरे पौधों में सेलुलोज से होता है, जबकि जीवाणु और कवक में काइटिन से होता है, ठीक है। जबकि कोशिका के चारों तरफ स्थित कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और वसा से होता है। प्रत्येक कोशिका में जीवद्रव्य पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में विभाजित होता है। इस जीवद्रव्य को कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कहा जाता है और जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तो कोशिकीय संरचना से इतने प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। आइए देखते हैं कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति, ठीक है। तो जो कोशिका की आकृति होता है ये कुल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है इसमें गोलाकार, गोलाकार, ठीक है, अर्थात कुछ कोशिकाएं इस रूप में पाई जाती हैं। दूसरा है अंडाकार, अंडाकार, अर्थात कुछ कोशिकाओं का निर्माण इस रूप में भी होता है, अंडे की आकृति में। तीसरा है बेलनाकार, बेलनाकार, अर्थात इस आकृति में भी कोशिकाओं का निर्माण पाया जाता है। चौथा है लंबवत, लंबवत, अर्थात इस रूप में भी कोशिका पाई जाती है,
ठीक है। तो यहाँ से कोशिका की आकृति की बात किया जाए तो कोशिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आकृति की दृष्टि से कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है गोलाकार, दूसरा है अंडाकार, तीसरा है बेलनाकार और चौथा है लंबवत। ठीक है। अब इन चारों कोशिकाओं में बात किया जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका का मतलब गोलाकार या अंडाकार में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कोशिका ये शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। ठीक है। जो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है उसमें जो कोशिका शामिल होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। और अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा नामक एक सूक्ष्म जीव का होता है। ठीक है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा एक सूक्ष्म जीव होता है और उसमें जो कोशिका का शामिल होती हैं कोशिकाएं वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। जबकि अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई अर्थात न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन की होती है। ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जीके में। पहला प्रश्न होगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई की अथवा न्यूरॉन की होती है। ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, बात किया जाए न्यूरॉन तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई या सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अथवा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी या कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं, ये याद रखिएगा। हालांकि जब हम लोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी या कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या है कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है ये मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पर जो भी कार्य कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो भी अपना मस्तिष्क कार्य करता है अथवा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र के रूप में जब ये कार्य करता है तो वहाँ पर कार्य करने के लिए न्यूरॉन ही जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है, ये याद रखिएगा। और इसी की जो कोशिका होती है अर्थात न्यूरॉन में जो कोशिकाएं शामिल होती हैं उसके निर्माण में वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कोशिका की आकृति से। ठीक है। तो आज के प्रश्न में हम लोगों ने आज का जो वीडियो है इसमें कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, अर्थात किसने सर्वप्रथम ये बताया था कि प्रत्येक जीव का जो उत्पत्ति होती है वो कोशिकाओं से होती है, ये किसके द्वारा बताया गया, या किसने ये बताया था कि कोशिका ही संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। या कोशिका क्या है, उसके खोजकर्ता कौन है, और कोशिका की संरचनागत विशेषता क्या होती है, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इन सारे प्रश्नों पर हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं पूरा का पूरा इसमें विस्तार से चर्चा किया गया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष टॉपिक के साथ। जो भी कोशिका से बचा हुआ टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर वो पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।